व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है साहिब एंड आप देख रहे हैं शाल्टर थ्योरी। पिछले 3 महीने में ऐसा नहीं लग रहा कि सारी टेक न्यूज़ एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में ही है। एप्पल ने 3 महीने में इतने इवेंट्स किए हैं एंड अलग अलग टाइम पे प्रोडक्ट्स निकाले हैं कि समझ ही नहीं आता कि मिसमैनेजमेंट है या स्ट्रैटेजी है। आप ही डिसाइड करो। वैसे मुझे तो काफ़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगती है न्यूज़ में रहने के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं एक एंड्रॉयड और विंडोज़ यूज़र हूँ, तो ये मत समझना कि एक एप्पल फैन बॉय वीडियो है। लेकिन एप्पल ने इस साल एक ट्रूली इनोवेटिव चीज़ की है एंड आज हम वो डिस्कस करेंगे। Customers already have over 700 million Lightning headphones. And there are also over 2 billion Apple Power adapters out in the world. And that's not counting the billions of third-party adapters. So we are removing these items from the iPhone box. No! God, please, no! Anyway, पहले 2 रिलीज में एप्पल ने निकाले आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स अल्ट्रा प्लस इंटू 100। नो बट सीरियसली, आज हम बात करेंगे M1 चिप की जो एप्पल के नए मैक्स में आएंगी। हर साल सेम दिखने वाले मैकबुक्स में इस साल एक ऐसा प्रोसेसर है जो पूरी इंडस्ट्री चेंज कर सकता है। कैसे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा प्रोसेसर्स की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। एंड अगर आप नया पीसी या लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको काफ़ी सही पर्सपेक्टिव मिलेगा। प्रोसेसर्स, फिर चाहे वो मोबाइल के हों या कंप्यूटर के, बेसिक लेवल पे सब सेम होते हैं। सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर। जिनको ट्रांजिस्टर्स का कम आइडिया है वो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस हैं और काफ़ी इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में विकीपीडिया लिंक भी डाल रहा हूँ समझने के लिए। ओजी निकोला टेस्ला ने, जो अपने ज़माने के इलॉन मस्क थे, 1903 में इलेक्ट्रिकल लॉजिक सर्किट्स पेटेंट कराए थे जिन्हें गेट्स बोलते हैं। अरे ये वाला नहीं यार, हाँ, उसको बेस बना के बेल लेबोरेटरीज के 3 साइंटिस्ट्स ने फर्स्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर ट्रांजिस्टर्स से बने पहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो फर्स्ट स्टेप थे माइक्रो प्रोसेसर्स की तरफ। अब माइक्रो प्रोसेसर्स का मेन काम होता है इंस्ट्रक्शंस को रीड करके प्रोसेस करना, लाइक एडिंग टू नंबर्स, स्टोर डेटा को मेमोरी से फेच करा के यूज़ करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे कमांड्स के ग्रुप्स को इंस्ट्रक्शन सेट्स बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आगे याद रखना। करंट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स में मेन डिफरेंस यही है कि वो इन इंस्ट्रक्शन सेट्स को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था जिसका नाम था 4004, जिसके बाद इंटेल ने 8008, 8085, 8086 जैसे कई प्रोसेसर्स बनाए एंड आज तक बना रहा है। 1978 में बने 8086 का 86 आज तक चला आ रहा है क्योंकि काफ़ी सालों तक प्रोसेसर्स के नाम 86 पे एंड होते थे। इन प्रोसेसर्स को x86 आर्किटेक्चर प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। करंट इंटेल प्रोसेसर्स हो या AMD प्रोसेसर्स, सब x86 आर्किटेक्चर का ही यूज़ करते हैं। x86 आर्किटेक्चर प्रोसेसर्स को CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। उन दिनों प्रोसेसर्स में बस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स ऐड करते जा रहे थे ताकि वो बेटर पीक परफॉर्मेंस दे सके, ज़्यादा एडवांस लगे एंड कस्टमर्स को ज़्यादा बेच पाए। पिछले महीने तक सारे पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, चाहे वो मैक OS रन करते हो या विंडोज़, सब x86 पे ही बेस्ड थे। पिछले महीने तक क्यों? क्योंकि एप्पल का नया M1 चिप x86 वाला आर्किटेक्चर नहीं फॉलो करता। बट ये वर्ल्ड का एक लौता प्रोसेसर नहीं है जो x86 वाला CISC आर्किटेक्चर नहीं फॉलो करता। दुनिया के सारे पॉपुलर स्मार्टफोन प्रोसेसर्स भी CISC आर्किटेक्चर की जगह एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं जिसको RISC यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, जो स्मॉलर एंड ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज़ करता है। तो क्या ये नए मैकबुक्स में डले M1 प्रोसेसर और आईफोन के प्रोसेसर सेम है? आंसर है हाँ एंड ना। रुको समझाता हूँ। अब जहाँ 1990s में इंटेल CISC आर्किटेक्चर पे बेस्ड प्रोसेसर्स बना रही थी, एप्पल ने यूके के कंपनी एकॉन कंप्यूटर्स लिमिटेड के साथ मिलके RISC आर्किटेक्चर पे फोकस करके प्रोसेसर डिज़ाइन किए जो एकॉन RISC मशीन यानी ARM प्रोसेसर्स के नाम से जाने गए, जो आगे जाके पूरी इंडस्ट्री चेंज करने वाले थे। ARM प्रोसेसर्स काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, मतलब वो लो पावर यूज़ करके काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। जहां इंटेल प्रोसेसर्स 100 वाट तक पावर लेता है एंड काफ़ी हीट जनरेट करता है, ARM प्रोसेसर्स 5 वाट पे चल जाते हैं एंड बहुत कम हीट जनरेट करते हैं।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आर्म प्रोसेसर्स की इनिशियल टेस्टिंग की। जब आर्म की टीम ने अपने फर्स्ट चिप की पावर कंजम्पशन मेजर करने के लिए टेस्ट किया तो वो 0 शो कर रहा था। उन्हें ये तो समझ आ रहा था कि ये काफ़ी लो पावर ले रहा है, बट दे गॉट सरप्राइज व्हेन दे फाउंड आउट कि प्रोसेसर पावर सप्लाई से कनेक्टेड ही नहीं है, वो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की रेजिडुअल पावर से ही चल रहा था। तो आप इमेजिन करिए कितना कम पावर कंजम्पशन करती है आर्म चिप्स। जब एप्पल ने अपने पहले मैकिंटॉश कंप्यूटर्स बनाए तो उन्होंने आर्म चिप्स को यूज़ किया, जिन्हें वो पावर पीसी भी बोलते थे। लेकिन क्योंकि उस टाइम आर्म प्रोसेसर्स इतने पावरफुल नहीं थे, इंटेल के x86 प्रोसेसर्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे एंड सारे विंडोज़ पीसी में वही आने लगे। एप्पल ने तब भी यही अप्रोच ली थी जो वो आज लेती है, अपने सॉफ्टवेयर को अपने प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज करके एक डिसेंट परफॉर्मेंस निकालना। बट स्लोली पावर पीसी x86 में हो रही एडवांसमेंट्स को बीट नहीं कर पा रहा था एंड एप्पल को ये समझ में आ रहा था। फिर 2005 में एप्पल ने अपने आर्म बेस्ड पावर पीसी प्रोसेसर्स को छोड़ के इंटेल के x86 प्रोसेसर्स यूज करने का डिसीजन बनाया। The transition from the Power PC to Intel processors, and we are going to begin it for you now and for our customers next year. बट इसका ये मतलब नहीं था कि एप्पल आर्म कम्प्लीटली अबैंडन कर रहा है, क्योंकि वो लो पावर्ड एप्लीकेशंस के लिए सबसे बेस्ट चॉइस था। एप्पल अपने उस टाइम के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट आईपॉड्स में आर्म चिप्स 2001 से यूज़ कर रहा था। 2005 तक ही एप्पल 3 करोड़ आईपॉड्स बेच चुका था एंड आगे भी आर्म प्रोसेसर्स पे ही कंटिन्यू करने वाला था। लेकिन एप्पल को फ्यूचर दिख रहा था कि लो पावर डिवाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जब 2005 में इंटेल के साथ पार्टनरशिप हुई तो वो लो पावर डिवाइसेस में एक्सपैंड करना चाहते थे। तब एक ऐसा मोमेंट आया जो इंटेल कभी नहीं भूल पाएगा। एप्पल अपने एक न्यूटन नाम के पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए लो पावर चिप्स बनवाना चाहता था इंटेल से। इंटेल को ऐसे लो पावर डिवाइसेस में उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। एंड गेस व्हाट, 2007 में एप्पल ने आईफोन निकाला, वो भी आर्म प्रोसेसर्स के साथ। अगर उस टाइम इंटेल एक लो पावर प्रोसेसर बना के एप्पल को दे देता तो शायद आज सारे आईफोन्स में इंटेल प्रोसेसर्स होते। अब आर्म में और इंटेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जहां इंटेल पूरा प्रोसेसर डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कंट्रोल करता है अपने x86 प्रोसेसर्स के लिए, आर्म अपने प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है, वो बस प्रोसेसर्स डिज़ाइन करता है एंड उन्हें लाइसेंस करता है। प्रोसेसर्स सैमसंग, TSMC जैसी कंपनीज बनाती है। इन कंपनीज में कंपटीशन की वजह से पिछले कई सालों में प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी एफिशिएंट हो गई है। आपने सुना ही होगा, पहले 14 नैनोमीटर प्रोसेसर्स होते थे, फिर 10 नैनोमीटर हुए, फिर 7 नैनोमीटर्स हुए, फिर अब 5 नैनोमीटर प्रोसेसर्स भी आ रहे हैं। चिप्स में डिस्टेंस बिटवीन ट्रांजिस्टर्स कैलकुलेट करने के लिए नैनोमीटर यूनिट यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना फास्ट प्रोसेसर होगा, एनर्जी कम लेगा एंड सेम स्पेस में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स भर सकते हैं। क्योंकि आर्म अपने डिज़ाइंस को लाइसेंस करता है, आर्म कस्टम CPU बनाना भी अलाउ करता है। इसका मतलब ये है कि आर्म के डिज़ाइंस को लेके कंपनीज अपने कस्टम डिज़ाइंस बना सकती है। यहीं पे एप्पल, सैमसंग एंड क्वालकॉम जैसी कंपनीज को एडवांटेज मिलता है। कस्टम CPU बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपके पास इनफ पैसे हैं तो आप आर्म के डिज़ाइंस को यूज़ करके अपने खुद के कस्टम डिज़ाइंस बना सकते हो। क्योंकि एप्पल ऑलरेडी आर्म प्रोसेसर्स यूज़ कर रहा था अपने आईपॉड्स में, उसने आर्म की R&D में बहुत पैसा लगाया एंड एक स्पेशलाइज्ड कंपनी भी एक्वायर करी। इससे ये हुआ कि कुछ सालों में एप्पल ने प्रोसेसर टेक्नोलॉजी में आर्म को ही बीट कर दिया, उन्हीं के प्रोसेसर्स को कस्टमाइज करके। एप्पल ने आर्म की R&D में इतना पैसा लगाया कि वो आर्म के जेनेरिक डिज़ाइंस को बहुत आराम से आउट परफॉर्म कर पा रहा था। आज सैमसंग एंड क्वालकॉम ने भी अपनी R&D करके एक्सिनोस एंड स्नैपड्रैगन जैसे प्रोसेसर्स बनाए हैं जो इंडस्ट्री लीडिंग है। ये भी आर्म कस्टम डिज़ाइन प्रोसेसर्स हैं। एंड आप सबको तो ये पता ही है कि करंट जनरेशन एक्सिनोस या स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स बहुत सारे लैपटॉप्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। नए आईफोन 12 में लगे A14 बायोनिक चिप जो सिर्फ 5 वाट पावर लेते हैं, वो इंटेल के सबसे पावरफुल डेस्कटॉप प्रोसेसर i9-1009K को बीट कर देते हैं, जो 125 वाट पावर लेता है एंड प्रॉपर कूलिंग सिस्टम मांगता है। तो आप ही बताओ, कोई फ़ायदा होगा एप्पल को इंटेल के प्रोसेसर्स यूज़ करके? अगर एप्पल अपना ये A14 बायोनिक चिप ही कंप्यूटर्स में लगा के बेच देता तो वो तब भी काफ़ी कंपटीशन से बेटर होता। 2019 का iPad, 2019 में बने हर मैकबुक जो इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स यूज़ करते थे उनसे फास्टर था। इंटेल अपनी ही गेम में इतना तेज़ इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था जितना कंपटीशन ने कर लिया।
सालों की R&D एंड सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बाद एप्पल ने डिसाइड किया एक डेस्कटॉप क्लास प्रोसेसर बनाने का जो A14 का ही बड़ा भाई है, बस ज़्यादा CPU एंड GPU कोर्स हैं और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं। ये एप्पल का अब तक का सबसे फास्टेस्ट आर्म प्रोसेसर है जो A14 से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे, ये M1 चिप इंटेल के हर प्रोसेसर को बीट कर देता है एंड मैकबुक्स में आने वाला फास्टेस्ट प्रोसेसर है, बस AMD के एक दो कस्टम सुपर हाई परफॉर्मेंस चिप्स से थोड़ा सा पीछे है। बट मज़ेदार बात यह है कि ये एप्पल का फर्स्ट इन हाउस डिज़ाइंड आर्म चिप है। अगर एप्पल इसी स्पीड पे प्रोसेसर्स इम्प्रूव करते गए तो आप इमेजिन करो ये प्रोसेसर्स कितने पावरफुल हो जाएंगे। तो क्या करें फिर, इंटेल पीसीज को फेंक दें? और इतनी परफॉर्मेंस का एक नॉर्मल यूज़र करेगा क्या? एवरेज यूज़र के लिए इसमें क्या है? याद है मैंने आपको बोला था कि ये प्रोसेसर्स काफ़ी एफिशिएंट होते हैं और काफ़ी लो पावर यूज़ करते हैं। तो ना ही आपको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है, आपको बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ भी मिलेगी इन लैपटॉप्स में, जो कि कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। I took this laptop out the box and set it up while charging to 100%, and then I didn't plug it in for 4 days, totaling a little over 10 hours of mixed use, and still had 17% left. So yeah, this battery is tremendous, no doubt about that. Thank you, efficiency. एप्पल ने अभी ये M1 चिप अपने सबसे बेसिक मैक्स यानी मैक मिनी, मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो 13 इंच में रिलीज़ किया है एंड ये ऑलरेडी सबसे महंगे मैक से भी बेटर है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट ईयर एप्पल अपने हायर एंड मैक्स में क्या करता है। अब मेन सवाल ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए। एप्पल के नए मैकबुक और मैक मिनी डेफिनेटली मोस्ट यूज केसेस के लिए बेस्ट लैपटॉप्स एंड पीसीज हैं। तो अगर आपको इमीडिएटली एक कंप्यूटर की ज़रूरत है एंड बजट अलाउ करता है तो बिना सोचे ये ले लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी एंड आप एक फ्यूचर प्रूफ डिवाइस में इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट जनरेशन चिप्स का वेट करो, तब तक सारी एप्स भी M1 के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएंगी एंड नेक्स्ट ईयर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की भी उम्मीद है। सेकेंड जनरेशन प्रोडक्ट्स हमेशा बेटर निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आप भी नया M1 मैक लेना चाहोगे। मैं तो ज़रूर लेना चाहता हूँ एंड इसलिए मैंने अपने लिए 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है। अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं एक नया मैक मिनी ले पाऊँगा। अगली वीडियो हम इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट पे बनाएंगे एंड उसमें हम रिलेटेड स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो आगे काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स लाइक फाइनेंस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी पे हम ऐसी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। मेरा नाम है साहिब और मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।